मध्य प्रदेश में इन दिनों सियासी हलचल मची हुई है। हमने सभी ने देखा कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता कमलनाथ जी बीजेपी में जाने को लेकर के उनकी अटकलें लगातार तेज हो रही थी। लेकिन कुछ समय पहले ही कमलनाथ जी के खासे करीबी नेता सज्जन सिंह ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि कमलनाथ जी अब बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। कमलनाथ जी का हाथ कांग्रेस के साथ ही रहेगा। लेकिन कमलनाथ जी की तरफ से ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया जिससे ये स्पष्ट किया जा सके कि क्या वो बीजेपी में शामिल होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि आजकल या परसों लगातार अटकलें कभी तेज हो रही थी, कभी कम हो रही थी। स्पष्ट तौर से कुछ नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ इन तमाम बातों को चर्चा करने के लिए आज मौजूद है पवन जी, है कांग्रेस के महामंत्री है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी पीयूष जोशी है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मंजरी जैन जी मेरे जनता पार्टी से जुड़ी हुई है, मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला कांग्रेस के महामंत्री पवन पटेल जी से। पवन जी की अटकलें थी तो कहेंगे कि नहीं ये गलत थी, क्योंकि कैलाश जी ये कहेंगे कि जहां आग लगती है वहां धुआं तो उठता ही है। तो अगर धुआं उठा था तो ये शांत कैसे हो गया? क्योंकि अगर सज्जन सिंह वर्मा भी ये बात कह रहे थे कि नाराजगी थी, पार्टी ने मना लिया है, तो वाकई ये नाराजगी ही थी या शाम तक खबर आएगी कि कमलनाथ जी हो गए बीजेपी में शामिल? पवन जी। पवन जी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। पवन जी, ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा फैलाया गया ये प्रोपेगेंडा है। आप एक चीज देखिए, कमलनाथ जी से मीडिया वालों ने जब भी पूछा, कमलनाथ जी ने बोला हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, कुछ भी होगा तभी हमारी भारतीय जनता पार्टी से कोई बात नहीं हुई है। और सज्जन सिंह वर्मा जी, जिस तरह का मीडिया में माहौल चल रहा था, जब तक सज्जन सिंह वर्मा जी की बात नहीं तब तक बोला कि जहां कमलनाथ जी वहां हम। लेकिन जब सज्जन सिंह वर्मा जी की बात माननी कमलनाथ जी, तो ऐसा कुछ नहीं। कमलनाथ जी, सज्जन सिंह वर्मा जी ने स्पष्ट कर दिया कि वो लोकसभा की तैयारी में है, कोई कहीं नहीं जा रहा है। इसी तरह दिग्विजय सिंह जी की जब बात हुई तो दिग्विजय सिंह ने उस चीज को कहा कि ईडी सीआईडी का जरूर डर रहता है, ईडी सीआईडी पीछे जरूर पड़ी रहती है भारतीय जनता पार्टी के राज में, लेकिन कमलनाथ जी ऐसे नहीं जो दिख के डर में किसी ने इस तरह के दबाव में आने वाले हो। कांग्रेस पार्टी, माननीय कमलनाथ जी कितने लंबे अरसे से कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं प्रदेश में। हमारे जैसे हजारों लाख कार्यकर्ता माननीय कमलनाथ जी के विचारधारा से प्रभावित होकर, माननीय कमलनाथ जी के निर्णय से मार्गदर्शन में हम सबको आगे बढ़ने की प्रेरणा दिया उन्होंने। हम सब माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस के विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। और मुझे नहीं लगता कि कमलनाथ जी इस तरह का कोई बात सोचेंगे, इस तरह का कोई काम करेंगे। कमल, मैंने पहले भी कई बार क्लियर, और जो रही धुआं उठने की बात, तो आज पूरे देश में लगी हुई है। इसके पीछे षड्यंत्र को समझने का प्रयास करिए। आज हमारा अन्नदाता किसान, जिसको कहते हैं जो भगवान की संज्ञा देते हैं, जब वो दिन रात मेहनत करता है तब जाके इस प्रदेश की जनता का पेट भरता है। और आज भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके साथ आतंकवादियों जैसा बर्ताव कर रहे हैं। तो आग तो लगी हुई है, यही धुआं उठ रहा है, महंगाई का धुआं उठ रहा है, बेरोजगारी का धुआं उठ रहा है। मोदी है तो मुमकिन है, महाकाल में जिस तरह का भ्रष्टाचार किया उसका धुआं उठ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास करती है। बस वही उसी परिणित, उसी संदर्भ में ये काम भी हो रहा है। लेकिन पवन जी, ठीक है, आप कह रहे हो सीबीआई का झटका था, तो ईडी और सीबीआई से दिग्विजय सिंह भी ये बात कह रहे थे। दिग्विजय सिंह से पूछा गया कि क्या कमलनाथ शामिल होंगे, तो उन्होंने कहा कि उनको ईडी और सीबीआई जा रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई से डराती है? क्योंकि आपके तमाम नेता इस बात कहते हैं, ईडी और सीबीआई से डराने का मतलब क्या है? अगर गलती करिए, गुनाह, खरीद थोड़ी लिया भारतीय जनता पार्टी ने ईडी और सीबीआई को। अब ये तो पूरी दुनिया जान रही है कि जिसके उससे ज्यादा भ्रष्टाचार के केस लगे होंगे। और जैसे ही वो भारतीय जनता में शामिल, तो कौन सी वॉशिंग मशीन है, कौन सा वॉशिंग पाउडर है जिससे वो एकदम दूध के दूल्हे हो जाते हैं? यही तो यहाँ आता संशय, तो यही व्यक्ति संदेह तो इसी बात में आता है ना कि जब तक आप भारतीय, अभी कमलनाथ जी को हमें तो जितनी डिबेट किया पिछले 3-4 साल से, जब से देखो कमलनाथ जी पूरे भाजपा वाले थे कि कमलनाथ जी ऐसे हैं, कमलनाथ जी चलो चलो कर दी, कमलनाथ जी की काम ऐसे। अब हाथ फैला के उनको लेने के लिए तैयार है। इनके बीडी शर्मा जी बोल रहे हैं आ जाए कमलनाथ जी, आ जाए कमलनाथ जी। तो भारतीय पार्टी की फितरत, भारतीय जनता पार्टी तानाशाही के संविधान से इस देश को चलाती है। वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में उसका विश्वास है नहीं, तो इसलिए इस तरह की दादागिरी का प्रोपेगेंडा फैलाती है, इस तरह के लोगों के सामने मजबूर कर देती है। नहीं तो क्या कारण नहीं जाते हैं इस तरह इनकी। जो अभी बड़ी बात, अब आप मंजरी जी सीधे बोलेंगे कि मोदी जी का जादूगर, मोदी जी की गारंटी, फलाना ठिकाना, जो भी अभी बोलेंगे आप, उस चीज का देखिए। हम कहते हैं कि मैं
जब से आए मोदी जी, सबसे ज्यादा प्रचारित जिन 4-6 बातों को किया उन्होंने, 4-6 बातों में किसको पूरा किया? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार इंटरनेशनली अवार्ड दिया था सबको। आज भी हर व्यक्ति के जहन में नारा गूंज रहा, लेकिन महंगाई का क्या नाम है? हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जब कमलनाथ जी के समय साइकिल में, उसमें पेट्रोल में 5 रुपए 2 रुपए बढ़ता था, तो साइकिल लेके चलाने लगते थे। आज साइकिल कहाँ है? खाने का तेल का रेट क्या है? 100 दिन में काला धन आने वाला था, ये सब आग लगी हुई, इसका धुआं उठ रहा है। और देखिए कितनी बड़ी बात है कि हम कमलनाथ जी के ऊपर डिबेट कर रहे हैं, जबकि आज डिबेट करना चाहिए हमारा अन्नदाता, जिसके साथ आतंकवादियों जैसा बर्ताव भी कर रहे हैं। हम वो डिबेट नहीं कर रहे, हम कमलनाथ जी की डिबेट कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें महारत हासिल है, वही कर रही है। ठीक है पवन जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। अब मंजरी जी से जान लेते हैं। मंजरी जी, आपने सुना कि किस तरीके से पवन जी लगातार आप पर आरोप लगा रहे कि आप ईडी और सीबीआई के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के नेताओं को डराने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। और दूसरी बात ये कि जब कमलनाथ की बीजेपी में आने की अटकलें तेज हुई, तब एक बयान सामने आया था। कैलाश विजयवर्गीय भी ये बात कह रहे थे कि ऐसा नहीं होगा कि कमलनाथ आए। तो मान लीजिए कमलनाथ आ जाते तो दिक्कत तो आपको भी हो जाती। कैलाश जी तो चाहते ही नहीं थे कि कमलनाथ आए। हालांकि सुलह हो गई है अब कांग्रेस पार्टी में, अब कमलनाथ जी कांग्रेस में ही रहेंगे, ऐसा वो कह चुके हैं। और चूंकि कांग्रेस इतने सारे आरोप लगाती है आपके ऊपर, तो ये ईडी और सीबीआई का मसला क्या है? जब नेता आपके घर आते हैं, मतलब आपकी पार्टी में आते हैं, तो उन पर सारे आरोप खत्म हो जाते हैं। जब कांग्रेस में रहते तो ईडी और सीबीआई की रेट पे रेट पड़ती है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए मेघा जी, एक बात बताना चाहती हूँ कि जिनके ऊपर भी अभी तक कार्रवाई हुई है, वो नेता बीजेपी में आए हैं नहीं आए हैं, अभी तक ऐसा कोई केस सामने नहीं आया कि जिनकी जांच रुक हो। दूसरी बात, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये है मेघा जी कि ईडी या सीबीआई या आयकर विभाग छापे या सम्मन्स कहीं जाते हैं तो कहीं ना कहीं बात, जैसे अभी वो जो 30 करोड़ की जो डायरी मिली थी, अब उसको कोई बीजेपी के नेता ने जाके तो दिया नहीं था आयकर विभाग को, और ना ही उसमें किसी बीजेपी के नेता के नाम थे। अब रही ये कि उन्हीं के घर पर, क्यों तो जहां आग होती है वहां धुआं उठता है। मेघा जी के घर, अभिनव जी के घर पर, मेरे घर पर कभी ईडी और सीबीआई छापे नहीं पड़ते हैं, आयकर के संबंध नहीं आते हैं। तो देखिए जहां आग हुई वहां धुआं उठेगा। अब इस बात से घबराते क्यों? आपने सालों देश के ऊपर, दशकों इस देश के ऊपर राज किया, आपने जनता के लिए कुछ काम नहीं किया, आपने सिर्फ मलाई खाने का काम किया। अपनी जो पांव करके चलने वाले लोग हैं, जिनके पास पहनने को ठीक से कपड़े भी नहीं थे, आज वो हवाई जहाज, स्वयं के हेलीकॉप्टर, स्वयं के हवाई जहाज रख के घूम रहे हैं। तो ऐसे लोगों की कांग्रेस में कमी नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभिनव जी इतने बौखलाए हुए क्यों रहते हैं हमेशा? मैं जब भी इनके साथ डिबेट में होती हूँ, पता नहीं इनको क्यों इतनी बौखलाहट होती है। तो कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि कांग्रेस अब हताशा के दौर से गुजर रही है। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता वो जो है वो हताशा के दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए इनको बौखलाहट बहुत ज्यादा हो जाती है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर कमलनाथ जी आए ना आए वो एक अलग मैटर है, लेकिन यदि कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता, कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ आना चाहता है, देश की सेवा करना चाहता है, देश के लिए काम करना चाहता है, तो निश्चित तौर पर उसका हम स्वागत करते हैं। मोदी जी का सीधा कहना है, खाऊंगा ना खाने दूंगा। 10 साल के शासन काल में आप एक भी बता दीजिए, केंद्र का एक भी मंत्री बता दीजिए जिसके ऊपर कोई भी जांच या कोई भी आरोप लगा हो। तो सीधी बात है कि हम ना खाने देंगे, मोदी जी का कहना है, और ना ही हम खाएंगे ना खाने देंगे। देश का जो पैसा है वो देश को वापस किया जाएगा, जनता का जो पैसा है मंजरी जी, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री के चहेते अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिर गई थी। बड़ा सवाल तो ये भी उठता है कि भारतीय जनता पार्टी जहां आज प्रचंड जीत से लगातार आगे बढ़ रही है, विकसित भारत की भी बात करते हैं मोदी जी, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब आप संकल्पों की बात आती है, जब पार्टी के नेतृत्व की बात आती है कि हम उनके कर्तव्य पथ में चल रहे हैं, तो अटल जी तो ये बात कहते थे कि भले ही सरकार एक वोट से गिर जाए पर दूसरी पार्टी के नेताओं को नहीं लिया जाएगा। फिर आप पे तो ये आरोप भी लगता है कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके पाले में आए थे तो करोड़ों की बोले पैसों का लेन देन भी हुआ था। कांग्रेस ये आरोप लगातार लगाती है। और अभी भी कमलनाथ जी अगर आपकी पार्टी में शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं ये डर है ना कि लोकसभा की एक सीट मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा की जो है
उसको कैसे बचाया जाए, इसको लेकर के भी लगातार अटकलें आ रही है कि उस सीट को बचाने के लिए क्या कमलनाथ को शामिल करेगी भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि जिस तरीके से आपकी पार्टी के नेता, देखा हमने मध्य प्रदेश के विधानसभा का वो चुनाव भी देखा, किस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे के विधायक आपके पास पहुंचे, तब आपकी सरकार बनी उस समय। तो ये नेतृत्व तो ठीक है, लेकिन वो पथ प्रदर्शन जिसकी आप बात करते हैं कि हमारी पार्टी के कुछ उसूल है, कुछ नियम है, वो नियम यहाँ पर लागू कब होंगे, कैसे होंगे? क्यों एक नेता वो होता है जो कुछ कई तरह की बड़ी बड़ी बातें करता है, बयान देता है, गलत शब्द बोलता है जिसको, लेकिन उसके बाद ही तुरंत नेता शामिल हो जाते हैं। हमने महाराष्ट्र में भी देखा किस तरीके से 2 लोग अभी शामिल हो गए पार्टी में। तो बात तो सही है कि अगर दूसरी पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो उन पर आरोपों का सिलसिला बंद हो जाता है। मंजिल जी। नहीं, देखिए मेघा जी, एक बात आपने एक विचारधारा वाली बात कही। सबसे पहले तो जो अटल जी की विचारधारा, आपने जो विचारधारा की बात की, उस पर मैं बात करूंगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मार्गदर्शन पर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के दर्शन पर चलती है। तो निश्चित तौर पर उसी पर अटल जी भी चले और आगे भी जो आज की जो परिस्थितियां आप देख रहे हैं, उसी पर उन्हीं के लक्ष्य कदम को देखते हुए कि हमें अंत्योदय का जो सपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने देखा था, आज वो पूरा सपना करते हुए हम सामने देख रहे हैं कि गरीब की थाली में आज दोनों टाइम का भोजन और जो सुख सुविधाएं बुनियादी जरूरत होती है वो सब आज देने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है। आपने कहा कि दूसरी पार्टी के लोग आ जाते हैं, तो आज आना, किसी के आने पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। यदि कोई आना चाहता है, विचारधारा के साथ जुड़ना चाहता है, उस विचारधारा के साथ काम करना चाहता है, तो इसमें क्या बुराई है। दूसरी बात आपने की थी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को हमने बुलाया नहीं था। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का कांग्रेस के अंदर अपमान हुआ। दूसरा, उन्होंने जब कहा कि किसान कर्ज माफी की जब बात की, तब कमलनाथ जी ने कहा था कि आप सड़क पे आ जाइए, हम नहीं कर पाएंगे ये काम। तब जाकर और भी कई उनके जो आंतरिक घटनाक्रम हुए थे वो हुए। उसके बाद उन्हें लगा कि कांग्रेस पार्टी अब वो गांधी की पार्टी नहीं रही, जैसे महात्मा गांधी जी अपनी पार्टी कहा करते थे, जिस लाइन पर पार्टी चलती थी उस लाइन पर अब पार्टी नहीं चलती। तो निश्चित तौर पर उनकी दादी तो पहले ही भारतीय जनता पार्टी में थी। मैं समझती हूँ उनकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से मिलती थी, तो वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। उनका हमने स्वागत किया। अच्छा, स्वागत किया, इसका मतलब ये नहीं है कि आ गए तो हमारी सरकार बन गई। बाकायदा जितने विधायक मंत्री उनके साथ आए थे, उन्होंने चुनाव लड़ा। तो जो विधायक और मंत्री कांग्रेस में रहते हुए चुनाव लड़े थे, जब 2-4 हजार वोटों से जीते थे, इसके बाद वो 50-65 हजार तक जीते। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क। तो ये बात हमें समझना हो, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन वो सिद्ध भी तो हो। ये कुछ भी आया मुंह से और बोल दिया तो वो आरोप तय थोड़ी हो जाएगा जब तक वो सिद्ध नहीं होगा। तो मैं वही बताना चाहती हूँ, कांग्रेस जो है, तो कमलनाथ जी भी आएंगे, मंजिल जी तो स्वागत करेंगे। देखिए, कमलनाथ जी आएंगे। देखिए, मैं आपको वही बात बताना, मैं पहले स्पष्ट कर चुकी हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है कि राष्ट्र प्रथम, अंत्योदय, किसान, गरीब, महिलाएं, युवा, सबके कल्याण के लिए, और उस विचारधारा के साथ यदि कोई आगे काम करना चाहता है, सामाजिक दृष्टिकोण से समाज सेवा करना चाहता है, तो निश्चित तौर पर उसका स्वागत है। मंजिल जी ने तो स्पष्ट कर दिया है पवन जी कि अब कोई भी आएगा तो उसका स्वागत भारतीय जनता पार्टी करेगी। बहुत अच्छी, ठीक है मंजिल जी, दोबारा मैं आपके पास लौटूंगी। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पीयूष जी भी मेरे साथ है। मंजिल जी, दोबारा आपके पास लौटूंगी। पीयूष जी, अरविंद केजरीवाल का भी हाल ही में एक बयान आया, जब कमलनाथ की इस तरीके की अटकलें चल रही थी, तब अरविंद केजरीवाल ये बात कह रहे थे कि अगर ईडी और सीबीआई का डर अगर लोगों में खत्म हो जाए, तो वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कई लोग खाली हो जाएंगे। एक बात उन्होंने और कही कि पीएमएलए 45 को लेकर के भी लगातार लोगों में, नेताओं में डर है, इसलिए भी वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना चाहते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का ही दामन क्यों थामना चाहते हैं? टीएमसी भी है, आप आम आदमी पार्टी भी है, और भी कई पार्टी जिन्होंने अलग अलग बड़े नेताओं ने पार्टी बनाई है। ये भारतीय जनता पार्टी का दामन क्यों थामना चाहते हैं? ऐसा मंजरी जी ने कहा कि वो किस तरीके से विकास की बात करती भारतीय जनता पार्टी, मोदी की गारंटी की बात करती भारतीय जनता पार्टी, तो वाकई नेताओं को ये पसंद आती है, इसलिए वो वहां पहुंच रहे हैं।
ये तो किसी गली के बच्चे को भी, आप छोटे से बच्चे को भी पकड़ के पूछ लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस और दूसरे राजनीतिक दलों के नेता क्या भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रेरित होकर जाते हैं, तो वो भी आपको जवाब दे देगा कि इसका जवाब ना है। किसी भी कीमत पे विचारधारा की बात रही नहीं। राजनीति जो है, हम लोग आजकल थोड़ा सा एनालिसिस कर रहे थे, तो राजनीति में विचारधारा नाम की चीज लगभग नगण्य हो चुकी है राजनीति। और ये दुखद पहलू है राजनीति का। राजनीति में आजकल ऐसा हो गया जैसे जॉब होता है, आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाते हैं जहाँ पे आपको बेटर जॉब प्रोस्पेक्ट्स मिलते हैं, क्योंकि राजनीति अब सभी नेताओं के लिए करियर का माध्यम बन चुकी है। तो उस प्रकार से चेंज किए जाते हैं। अब जॉब चेंज करने के दो तरीके हो सकते हैं। जॉब चेंज करने के लिए या तो किसी को मेल करके जॉब चेंज करवाया जाए यदि वो कंपनी के लिए बेनिफिशियल है, या उसको वहां पे वो नाखुश हो इस वजह से चेंज करे। तो ईडी सीबीआई की बात भारतीय जनता पार्टी में ही क्यों जाते हैं, तो बहुत ही सिंपल है, उनके पास में ईडी सीबीआई है। पीएमएलए एक्ट एक तरीके का एक ड्रैकोनियन लॉ है। जिस प्रकार की बात बोली है मंजरी जैन जी ने अभी बोला कि भाई पैसे की डायरी और पैसों की बरामदगी होती है, तो मनीष सिसोदिया जी के तो गांव तक में छापा मार दिया। उनके तो गांव के पैतृक घर को छोड़ के उनके सारे रिश्तेदारों के घर पे छापा मार दिया। एक नए पैसे की बरामदगी नहीं हुई, चाहे वो संजय सिंह हो चाहे वो मनीष सिसोदिया हो। पर पीएमएलए एक्ट उस प्रकार से ड्राफ्ट किया गया जिससे कि उसका मिसयूज किया जा सके। उसमें जो अमेंडमेंट किया सरकार ने अमेंडमेंट ही इसीलिए किया कि विपक्ष के जो नेता हैं, जो कि चाहे वो कर्नाटक में डीके शिव कुमार हो, चाहे वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, चाहे मध्य प्रदेश में कमलनाथ हो, जो कि सत्ता को बनाने और बिगाड़ने का मादा रखते हैं, सरकारों को बनाने और बिगाड़ने का मादा रखते हैं, उनको किसी तरीके से ब्लैकमेल किया जा सके। क्योंकि पीएमएलए एक्ट में लगभग जब तक कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आपको अलाउ नहीं करती तब तक जमानत आपके लिए नियर इम्पॉसिबल हो जाती है। ये उस एक्ट का प्रोविजन है। नॉर्मली हम यदि विधि संहिता की बात करें तो उसमें यह होता है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। पीएमएलए एक्ट में उल्टा है, यू आर गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। और इनोसेंट प्रूव करने का दामोदार किस पे है? नॉर्मली ऐसा होता है कि भाई पुलिस ने आपको पकड़ा तो पुलिस के ऊपर दारोमदार होता है कि वो आपको प्रूव करे कि ये दोषी है, आरोपी है। अभी पीएमएलए एक्ट में ऐसा होता है कि भाई मैं जेल में हूं पर मुझे ही प्रूव करना है कि साहब मैं तो इनोसेंट हूं और आप मुझे जेल में भी रखोगे। तो इट इज इसीलिए जो है जमानत बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसलिए ईडी सीबीआई की बात हुई। रही बात भारतीय जनता पार्टी की और कमलनाथ जी की, तो कमलनाथ जी के लिए तो एक मुझे गीत याद आता है कि बड़ी देर से दर पे आंखें गड़ी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। तो अब वो दोनों ही जगह देर हो गई उनके लिए। बड़ी पसोपेश की परिस्थिति है उनके लिए कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाएं तो भारतीय जनता पार्टी में उनकी कोई आमद ऐसी खुशामद वाली नहीं होने वाली है। और कांग्रेस में यदि वो वापस जाना चाहते हैं तो अब कांग्रेस में भी उनको वो वैल्यू नहीं बचने वाली है जैसी पहले उनकी वैल्यू हुआ करती थी किसी जमाने में। क्योंकि भैया आप यदि उसे के पाले में जाके कबड्डी करके आ चुके हैं और आपकी ऐसी इच्छा हो रही थी कि मैं उसी टीम में चले जाऊं, पर आपका कुछ जो गणित है, जो अंडरस्टैंडिंग आपकी कुछ बैठ सकती थी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ में, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पाई। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता हूं कि राहुल जी ने फोन किया और उनको मनाया और कहा कि आपका मान सम्मान है इसलिए मान गए। ये सब तो उनके साथ में पहले भी हो चुका होगा। जिस लेवल के नेता कमलनाथ हैं, बहुत शीर्ष लेवल के नेता हैं, तो सब बड़े नेताओं ने उनको फोन करके पहले मनाने की कोशिश कर ली होगी। जो अंडरस्टैंडिंग वो चाहते होंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ में कि भाई उनके नेताओं को, उनके साथ में जो लोग आ रहे हैं उनको कहां कैसे अकोमोडेट किया जाएगा, कमलनाथ जी को क्या पद दिया जाएगा, क्या नहीं दिया जाएगा, ये अंडरस्टैंडिंग की सेटिंग उनकी नहीं जम पाई। इस वजह से वो मेरे ख्याल से नहीं आ रहे। ईडी सीबीआई के छापे तो 3 साल से उनके करीबी लोगों पे पड़ रहे हैं। तो मैं नहीं मानता कि कमलनाथ जी, जो दिग्विजय सिंह जी ने बोला, उनकी एक ही बात से इत्तेफाक रखता हूं कि कमलनाथ जी धमकियों से डरने वाले नेता तो नहीं है, पर हाँ, कमलनाथ जी किसी प्रकार के लालच में आके और पाला बदलने वाले नेताओं में से एक हो सकते हैं। ऐसा उन्होंने खुद ने स्वयं ने प्रूव कर दिया। जब उन्हें जिस चीज का सिरे से खंडन करना चाहिए था उसमें उन्होंने काफी देर तक उस बातों को लटकाए रखा। भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की 2 दिवसीय मीटिंग चली, तब तक वो वहां पे जाके और लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ में गलबनियां करते रहे। इसलिए ये सारे कंफ्यूजन का या ये डेलिबरेट कंफ्यूजन जो पैदा किया वो कमलनाथ जी ने पैदा किया, इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। और अब यदि उनका नहीं बात जम पाई है, तो यदि वापस कांग्रेस में आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कांग्रेस के लिए तो अच्छी बात है ही कि यदि उनका एक बड़ा नेता यदि भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाता है तो वापस कांग्रेस में आता है, तो एक बड़े लेवल के नेता हैं, काफी ज्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट से उनके काफी संबंध हैं। अभी उन्होंने अपना एक विश्वास पात्र व्यक्ति को भेजा, सज्जन सिंह जी को भेजा है। क्योंकि मुझे याद है 2 दिन पहले जब अटकलें लगाई जा रही थी तब भी सबसे पहले सज्जन सिंह जी ने ही अपने ट्विटर हैंडल से कांग्रेस का वो हटाया था। नहीं, नकुलनाथ जी ने भी हटाया। नकुलनाथ जी ने भी हटाया था। उनके विश्वास पात्र नेता सज्जन सिंह जी, नकुलनाथ जी तो उनके बैठे, उन्होंने भी हटाया था। और सबसे पहले सज्जन सिंह जी ही बाहर आए उस मीटिंग से और कहा कि ऐसा नहीं हो रहा है। हालांकि कमलनाथ जी ने इसको कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, ना तो वो मना कर रहे हैं ना वो हाँ कर रहे हैं। तो
ये सीधा सीधा तौर पे अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। हो सकता है पीयूष जी कि वो अभी शाम को 5 बजे के बाद बीजेपी में शामिल भी हो सकते हैं। पूरी संभावना कोई है, बात, पूरी संभावना है। और जताई जा हाँ, रही है। पूरी संभावना, और इसीलिए जो मैं बोल रहा हूं ना कि अब उनके लिए टू लेट है ना, मतलब इट इज टू लेट अराइव बैक, ऐसा लगता है। क्योंकि डेफिनेटली आप और मैं सब जाने, अभी पटेल साहब अपने सामने कुछ भी बोले, पर मन में तो उनको भी पता है कि उन्होंने क्या करा कमलनाथ जी ने। तो कमलनाथ जी की जैसा सम्मान कांग्रेस में पहले था, अब मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, आपको उस पार्टी ने सब कुछ दिया जीवन में, आपकी जो पहचान बनी उस कांग्रेस पार्टी की वजह से बनी, या नहीं तो आप खुद के मान सम्मान की बात है, अरे पार्टी के मान सम्मान की आपको सोचना चाहिए। पार्टी धरातल पे हालत खराब हो चुकी है। हम लोग जैसे आम आदमी पार्टी, हम भी तरीके से चुनाव हारे, हमें पता है हम पर एक चुनाव बात हारे, ये भी है ना, पर समय लगेगा कि चीज एक तरफ कांग्रेस पार्टी उनको बड़ा नेता कहती है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी उनको वरिष्ठ नेता कहती है, और अगर एक तरफ कोई अपमान की जिल्लत झेलना पड़ेगा तो व्यक्ति पाला तो बदलेगा। ये तो स्वाभाविक है, ये तो स्वाभाविक बात है कि अगर हमारे घर में भी हमको अपमान जैसा महसूस होता है तो हम कहते हैं, बात करते हैं, और अगर ज्यादा लगता है तो परिवार से थोड़ी सी दूरी बना लेते हैं, अगर ऐसा होता है तो आज अगर पार्टी इस तरीके की चीजें कर रही है, अब क्योंकि जब हमने देखा कि जिस तरीके से जीतू पटवारी को प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया गया, जबकि कमलनाथ जी उसको पूरा हैंडओवर कर रहे थे, देख रहे थे, उसके बाद जिस तरीके से, और वहीं से उन्हें लगा शायद, और एक चीज ये भी कि भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से विश्वास लोगों पर है, ये बात में तो कोई दो राय नहीं है आज, कि राम के नाम की बात हो चाहे विकास के नाम की बात हो, भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जीता है लोगों का। हमने देखा विधानसभा चुनाव में। तो हाँ, हो सकता है कि कमलनाथ जी सोच रहे हो कि छिंदवाड़ा सीट को कैसे बचाया जाए, ये एक बड़ा सवाल है कि छिंदवाड़ा सीट कैसे बचेगी। अब मुझे ऐसा लगता है कमलनाथ जी को ये सोचना चाहिए कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को कैसे बचाया जाए। कांग्रेस क्या करती है आप मुझे बताइए। आप 2 चुनाव हार गए, आप जब चुनाव जीते तब आप अपनी सरकार नहीं बचा पाए। ये फेल्यूर किसका, यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया जाने से रोक नहीं पाए वो, तो कांग्रेस क्या करे। कांग्रेस को चेंज तो करना ही पड़ेगा ना। मतलब मुझे तो लगता है कि और थोड़ा देरी से चेंज किया, उनको नया गार्ड पहले लाना था। तो कांग्रेस के पास में आप इतनी बुरी तरीके से चुनाव हारेंगे, आपने इंडिया गठबंधन को चुनाव नहीं लड़ने दिया, आपने कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे जीतेंगे, आपने जो पार्टी का सेंट्रल लीडरशिप है उसको एक तरीके से अंधेरे में था, आपने इंडिया की जो रैली भोपाल में होने वाली थी वो सैबोटाज किया, आपने खुद ने कहा, आपने खुद के कंधे पे जिम्मेदारी ली थी ना। अब जब आप चुनाव हार गए तो मेरे ख्याल से नैतिकता के नाते उनको स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए था। अब यदि नहीं देते तो पार्टी तो चेंज करेगी ना, पार्टी को तो चेंज करना ही पड़ेगा। पीयूष, मैं दोबारा आपके पास, क्योंकि पवन जी, मेरे बहुत सारे सवाल है, पवन जी भी बार बार हाथ उठा रहे थे, उनके पास शायद बहुत सारे जवाब देने के लिए। पवन जी, लेकिन मेरा सीधा सवाल ये है कि राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे देश में न्याय दिलाना है, अपनी पार्टी के नेताओं को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं और देश भर में लोगों को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। हाल ही में हमने देखा कि आचार्य कृष्ण प्रमोद किस तरीके से पार्टी को, मतलब पार्टी से निष्कासित कर दिया गया 5 साल के लिए। जब बाहर आए तो उन्होंने बड़ा बयान दिया कि राम के मंदिर में पहुंच नहीं पाते हैं और बातें बड़ी बड़ी करते हैं। आपके पार्टी के नेता जब बाहर निकल रहे आपकी पार्टी से तो कई तरीके की बातें करते हैं वो, तो ऐसा क्यों? क्या पार्टी वाकई उनको साध नहीं पा रही है? नहीं, देखिए, कोई दूसरी पार्टी में जाने के बाद क्या बयान देगा, बट ऑब्वियसली कि वही बयान देगा जो वहां से भारतीय जनता पार्टी वाला जो रटाया उनको बताया जाएगा, वो बताएगा। वो कांग्रेस की बात तो करेगा नहीं वहां पे जाकर के। अरे इतने दिन तक इतने समझदारी थी क्या? दूध पीते बच्चे थे क्या? पहले आपको समझ में नहीं आ रहा था? जब कहीं का डर हुआ उसके बाद समझ में आता, उसके बाद चक्षु नयन खुलते हैं। तो ये तो देखिए, ये तो बोलने वाले कुछ भी बोलते रहेंगे। ठीक है, अभी दूसरा मंजरी जी जो बोल रही है, बड़ी मंजरी जी अभी ने जो एक अभिनव जी नाम नहीं, शायद मेरी को बोल रही है, मेरा पवन नाम है मंजरी जी, कई सारी डिबेट आपके साथ किया। अब जो दूसरा आप बोल रही, बौखलाहट नहीं है, ये तड़प है, ये पीड़ा है ना। एक किसान के, आप तो बढ़िया, आपको तो सब हरा हरा दिख रहा है, आप बैठे हैं यहाँ डिबेट कर रहे हैं। मैंने इस मध्य प्रदेश की 3 बार यात्रा निकाली है, 3 बार मैं लोगों के बीच में गया हूं और उनको पढ़ा हूं, उनको समझने का प्रयास कर रहा हूं कि किस तरह का दुख से व्याप्त है। आप बड़े बड़े विज्ञापन दे दोगे जिसमें सब आदमी को जब तक विज्ञापन पढ़ेगा लगेगा क्या बढ़िया हारा लग रहा है, सब गरीबी दूर, महंगाई कम, सब एकदम राम राज्य की परिकल्पना, लेकिन उसको हकीकत नहीं बदलोगे आप। जितना मैंने जो तथ्यात्मक जो बातें की उसका किसी का जवाब नहीं दिया आपने। जिन सबसे बड़ी 10 चीजों का आपने विज्ञापन किया, उन 10 चीजों को आपने पूरा नहीं किया। अभी जब पूछा गया आपसे कि कोई जवाब के यहाँ आता है तो क्या हो जाता है, वॉशिंग मशीन का नाम बता दीजिए, तो आपने उसका घुमा फिरा के आंसर दे दिया। तो मैं ये कहता हूं कि अब बस करिए, तानाशाही और सत्ता की भूख अब मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं एक अति हो जाती है। अब वो अति वाली बात आई और मुझे लगता है कि अगर आपकी इसी तरह की अति चलती रही तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन इस देश का, प्रदेश का हर बच्चा एक सिपाही की भूमिका में आएगा और वो निर्णायक लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि मैनेजमेंट मैकेनिज्म आपके हाथ में है। मैं इस विधानसभा चुनाव में मैं करीब 22-23 जिलों में गया,
मुझे कहीं से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की सुनामी आ जाए। मोदी जी की जादूगरी क्या किया उन्होंने, एक चीज बता दे कोई। हर व्यक्ति बोल रहा था कि नेक टू नेक फाइन्स होगी, 116 हो सकते, 117 हो सकते, 121 हो सकते, लेकिन वो तमाशा मच गया। महंगाई हम कम नहीं करेंगे फिर भी मोदी जी आएंगे, बेरोजगारी हम कम नहीं करेंगे फिर भी मोदी जी आएंगे, रोज हम झूठ बोलेंगे फिर भी मोदी जी आएंगे, 750 किसानों को मार डालेंगे फिर भी मोदी जी आएंगे, हम पावर में सरप्लस का विज्ञापन देंगे और गरीब के ऊपर उसके बिल वसूल करने के लिए उसके ऊपर केस करेंगे। क्या तमाशा मचा हुआ है। ऐसे कोरोना के समय आपदा में अवसर खोजने का भारतीय जनता पार्टी को, पूरा भारत रोड पे था, भूखों मर रहा था, ऑक्सीजन नहीं दिला पाए, थाली पिटवा के उसकी भी वाहवाही ले रहे हैं कि मोदी जी ने वैक्सीन बना दी, जैसे पहले कभी वैक्सीन ही ना बनी हो। तो मेरा दिक्कत ये है, हम एक अच्छे विपक्ष की भूमिका को निभाना चाहते हैं, लेकिन ये रह रही है तो तानाशाही पे उतारो। हमको 29 सीट चाहिए, कुछ दिन बाद दूसरे देशों की भी सीट चाहिए। अरे इतनी क्या भूख है भैया। अब जितने बतौलेबाजी की थी उनको पूरा कर दो ना, महंगाई कम कर दो, बेरोजगारी कम कर दो, व्यापम जैसे घोटाले बंद करना हर जिले में। ठीक है, शायद पवन जी डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, नियुक्ति पत्र वितरण समारोह करते जाएंगे, लेकिन बेरोजगारी कम नहीं होगी। इतनी अच्छी नीतियां लेकिन महंगाई कम नहीं होगी। 2 मिनट में अभी डायरी का जिक्र कर रही थी, इनके पास भी एक लिस्ट हुआ करती थी काले धन वालों की, 100 दिन में काला धन आएगा। अब वो सूची लगता है जब खोले होंगे तो पूरे भाजपा वालों के नाम होंगे, आज तक उस सूची का कोई अता पता नहीं। तो अब इतने झूठ और फरेब की राजनीति करना बंद करे। आपको सत्ता ने, अगर जनता ने दिया तो उस दिशा में काम करिए, जनता को प्रयास करिए कि आपके 500-500 करोड़ के कार्यालय तो बन गए, आप हेलीकॉप्टर का जिक्र करते हो, सबका साथ लेकर के, सबका विश्वास लेकर के भाजपा का भला कर लिया आपने, 500-500 करोड़ के कार्यालय बन गए। हम लोग तो ऐसे ही रह गए। अब हम लोग की बात करते हैं कि जो गाड़ी में चलने लगे। आप कांग्रेस और भाजपा की तुलना करिए कि पहले आपकी क्या स्थिति, आज क्या स्थिति है। पवन जी ठीक है, लेकिन जनता का विश्वास था ये तो कि भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला। मैं बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात नहीं कर, मैं एक निष्पक्ष पत्रकार के तौर पर बात कर रही हूँ कि राहुल गांधी के ऊपर ही ऐसे आरोप क्यों लगते कि वो पार्टी में मिलते नहीं है, लोगों से बात नहीं करते, उनको बस समय नहीं हुआ। क्यों आपके वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के छोटे नेता थे, आपके प्रदेश के वरिष्ठ नेता थे, 29-30 विधायकों को साथ लेकर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी। अगर भारतीय जनता पार्टी बनी तो ये कहने में कोई संशय नहीं है कि कांग्रेस के नेताओं से ही तो बनी है। कांग्रेस के नेता ही तो उनकी रणनीति पर काम कर रहे थे, कांग्रेस के नेताओं को तो नीति पसंद आई, तभी तो विधानसभा तक पहुंचे। आज देखिए ना, आज ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे के कितने विधायक जीते हैं। न्याय यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। ऐसा न्याय मिलेगा क्या? आपको क्या नजर आ रहा है? लोकसभा की एक सीट मात्र मध्य प्रदेश में आपके पास छिंदवाड़ा की होती है। मुझे तो ऐसा नजर आ रहा है पवन जी कि हो सकता है शिवराज सिंह चौहान अगर छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ते हैं और कमलनाथ के बेटे अगर छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ते हैं तो हो सकता है उनको पहले से आभास हो कि मेरा बेटा हार जाएगा तो बीजेपी में शामिल होना ठीक है, एक सीट तो कम से कम मेरे बेटे की राजनीति तो बन जाएगी कम से कम। मुझे ऐसा प्रतीत होता है एज अ पत्रकार। आप बताइए क्यों ऐसा हुआ, क्यों उनको दिल्ली जाना पड़ा, क्यों वरिष्ठ नेताओं से मीटिंग कर रहे थे कमलनाथ जी अपने आप में इतने वरिष्ठ नेता है, उनको तो तीसरा पुत्र माना है, तीसरा पुत्र कहती है कांग्रेस अपना। तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि तीसरा पुत्र को इस तरीके से जाना पड़ गया? ये डर ही सता रहा है ना। उनको ईडी सीबीआई का कोई डर नहीं है, किसी प्रकार से वो डरते नहीं है कमलनाथ जी। और ईडी सीबीआई के छापे तो वहीं पड़ेंगे जहाँ गलतियां होंगी, ऐसा भारतीय जनता पार्टी कहती रहती है। लेकिन अगर मान लिया जाए तो ये लोकसभा का डर ही है, ये राजनीति का डर ही है कि राजनीति खत्म हो जाएगी। क्योंकि आज इस तरीके से आम जनता का कांग्रेस पर से विश्वास लगातार उठ रहा है। आप विश्वास बनाने की बात क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं कहते कि विश्वास बनाएंगे? क्यों राहुल गांधी ये बात नहीं कहते कि ग्राउंड पर लेकर काम करेंगे? क्या न्याय यात्रा निकालने से चीजें खत्म हो जाएगी? क्या भारत जोड़ो यात्रा निकालने से चीजें खत्म हो जाएगी? एज ए पत्रकार आपको, एज ए पत्रकार आपको नहीं लगता है कि क्या सिंधिया जी से नहीं मिल पाते होंगे? सिंधिया जी जो उनके घर के सदस्य जब चाहते थे तब, प्रियंका गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया कि सिंधिया जी जब चाहते थे तब आते थे। अब अगर किसी व्यक्ति को किसी तरह का दबाव या किसी तरह की जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बचाने के लिए कोई इस तरह का कदम उठाएगा तो वो सीधे तो कहेगा नहीं कि भाई हमने अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए किया, वो कुछ ना कुछ अपने लिए ग्राउंड तैयार करेगा। वो ग्राउंड तैयार कर लिया कि राहुल गांधी मिलने नहीं दिए, राहुल गांधी से मिल नहीं पाए, प्रियंका गांधी से मिल नहीं पाए। तो ये तो कहने की बातें हैं। जिस दबाव में हमारा बोलने का मतलब, जिस टाइप का दबाव ये क्रिएट करते हैं, उस दबाव के बाद तो कोई ना कोई जाएगा ही ना। और ये जो आप दूसरा बोल रहे प्रचंड जीत, मैं कहता हूं कि चलिए, मैं तो हर डिबेट में कहता हूं कि आप एक लाइव शो करिए,
लगाइए 100 लोगों को फोन कि हाँ भाई साहब किसकी सरकार बननी चाहिए। 100 में 60 लोग ना बोले कि कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए तो मैं डिबेट करना छोड़ दूंगा। लेकिन ऐसा कोई करता नहीं, कोई प्रचंड जीत नहीं है। ये प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी के मैकेनिज्म की है। और मैं दावे के साथ कहता हूं जिस दिन उस मैकेनिज्म की पोल पट्टी खुलेगी उस दिन पूरी दुनिया देखेगी कि इस मैकेनिज्म के कारण क्या है। हम बोलते हैं इस बार विधानसभा, मध्य प्रदेश की विधानसभा में एक कारण बता दीजिए। 15 महीना कमलनाथ जी काम किया, उन्होंने जो निर्णय लिए गौशाला का निर्माण उन्होंने किया, आपने महाकाल भ्रष्टाचार किया, आपने व्यापम जैसे घोटाले किए, उसका नाम बदल दिया प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। अनेकों ऐसे मील का पत्थर, सब नर्मदा किनारे हमारा नेता उसकी परिक्रमा करता है, आस्था का केंद्र है उसके लिए, और वहीं आप प्लांटेशन करके घपले करते हो, घोटाले करते हो। इस तरह का काम भारतीय जनता पार्टी करने के बाद भी महंगाई ताबड़तोड़ बढ़ा रहे हो और इसके बाद भी सरकार जीतते जाओगे। एक कारण तो बता दीजिए कि इस तरह इस बार सुनामी आने का क्या मतलब, ये मोदी जी की जादूगरी का। तो ये मैकेनिज्म की जीत हुई है। हम गए हैं, हमने क्षेत्र में गया, लोगों से महसूस किया, लोगों से बात हुई है, कहीं से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आना चाहिए, इनके मैकेनिज्म की जीत है। अब इन्होंने बोल दिया 400 पार, बाबा लोग लग गए 400 पार कैसे करना, कैसे करना, कैसे, पूरा तंत्र लगा हुआ है कि 400 पार करना है, भले मर जाओ, बेरोजगारी आराम पे हो, किसान के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दो, किसानों को मार डालो, लेकिन 450 पार। कांग्रेस पार्टी भी बोले ना इस बार 400 पार। कांग्रेस पार्टी क्यों ये बात नहीं कहती? कांग्रेस, अगर मोदी जी कह रहे हैं मेरी गारंटी, कांग्रेस पार्टी मेरी गारंटी। देखिए राहुल गांधी अब आप बोलते हो भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी मिलता नहीं, वो रोड पे चल रहा, पैदल चल रहा, गरीब को गले से लगा रहा है, दुखी को गले से लगा रहा, पीड़ित को गले से लगा। उसके बाद ये बोलते भारत जोड़ो यात्रा का विरोध करते। मैं तो करता हूँ, बड़ा दिल करे ना, हम कहते भारतीय जनता पार्टी का नेता बोलेगा भारत जोड़ो तो मैं उसको गले लगाऊंगा कि हाँ हमें भारत जोड़ना है, हम उसको गलत नहीं करेंगे। अगर राष्ट्रगान होता है तो हम, भारतीय जनता पार्टी का कोई राष्ट्रगान करता तो हम ऐसा नहीं होता कि ये करना नहीं खड़े होंगे। कुछ चीजें ऐसे होती जहां पे हमें राजनीति से हटकर बात करनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। हम अगर संविधान की बात करेंगे तो उसका विरोध करेगी, हम आरक्षण की बात करेंगे तो उसका विरोध करेगी। तो इस तरह की भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा चरित्र है वो आम जनता के सामने उजागर हो चुका है। और सिर्फ मैकेनिज्म एक पॉइंट है, मैकेनिज्म जिस दिन मैकेनिज्म खत्म हुआ उस दिन देख लीजिएगा क्या हालत होगी। दम है तो खत्म कर दे उस मैकेनिज्म को, करा ले वोटर आईडी से चुनाव, क्यों ईवीएम से कराते हैं, खत्म कर दे ना। अगर विपक्ष इतना बोल रहा, लोग प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं, तो न्याय आधारित संज्ञा यही होनी चाहिए। कर अब ये बोल रहे हैं जहां पे जीत जाते हो वहां पे हार जाते हो। अभी अगला मंजरी जी को उसका जवाब मैं पहले ही दे देता हूँ कि जब आदमी कोई इस तरह का काम करता है तो पहले से ग्राउंड तैयार रखता है। अरे हमारे पास ईवीएम होता तो क्या नरोत्तम मिश्रा जी हार जाते? ये बोलने के लिए आदमी इतना ग्राउंड रखता है, इतना बेदागुंदी नहीं कि आप 230 की 230 सीट जीत जाओ, ऐसा भी नहीं है। तो उसी के तहत है, बड़े प्लानिंग के ढंग से किया जाता है। अब 400 पार किए, उसके आसपास के लिए लोग मैकेनिज्म लगा हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीआईडी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो, सब लगा हुआ है कि 400 पार करना है, भले महंगाई हो। हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति में अगर चेतना है तो दिल्ली के किसानों की पीड़ा देख करके भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेगा, भले वो कांग्रेस का है, भले कांग्रेस का नहीं। लेकिन देखिए क्या होता है। आंदोलन प्रायोजित है पवन जी, आप भी समझ ये लो प्रायोजित, अरे देश के वासी हैं उनके ऊपर आप गोली चलवाओगे, प्रायोजित है तो हमारे देश के हैं कि विदेश के हैं, पाकिस्तान के हैं? गजब का तमाशा है। मतलब प्रायोजित है तो आप उनको कांटे लगवाओगे, उनके ऊपर बुलडोजर जिससे गोली चलवाओगे, अश्रु गैस दागोगे। 750 किसानों को मार डालने का हक है आपको? पवन जी अकेले को बोलने बुलाया क्या आज? नहीं, अरे सबसे ज्यादा आप ही ने बोला मैडम, लीजिए ठीक है, बंद कर दे रहे हैं। एक्चुअली क्या कमल जी पहुंच रहे हैं ना बीजेपी में, तो बीजेपी तो खुश है अभी कि कमलनाथ जी आ जाएंगे, से बच जाएगी। तो पवन जी का तो दुख निकल रहा है इस बात का। क्योंकि अब सवाल ये कि आपके ऊपर इस तरीके के आरोप लगते हैं कि ईवीएम से अगर आप वोट होते हैं तो आपकी पार्टी जीतती है। कई बार कांग्रेस पार्टी ने, अलग अलग पार्टी के लोग, आम आदमी पार्टी ने भी ये आरोप आपके ऊपर लगाया है कई बार। तो ईवीएम से, मशीन की वजह से ही आपकी पार्टी जीतती है, क्या कहेंगे इस पर? अच्छा, ईवीएम कौन लेकर आया था? और ईवीएम का विरोध अडवाणी जी ने पहले किया था, तब ईवीएम सब सही थी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही तब से ईवीएम खराब हो गई। तो ये मुझे समझ भी नहीं आता कि डबल मीनिंग बातें क्यों करते हैं। दूसरा, आप महंगाई की बात कर रहे थे, बार बार चीख के महंगाई इतनी। तो मैं आपको ये बता दूं, 2014 के पहले का जो अर्थव्यवस्था थी वो 11वें नंबर पर थी, हमारे देश की अर्थव्यवस्था। और महंगाई 8% हुआ करती थी, जो आज 5% है। इतना फर्क है। देखिए, महंगाई आप इस चीज से नहीं आंक सकते कि आज दाल कितने रुपए किलो है। महंगाई आंकना है तो प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से नापना पड़ेगी। आज प्रति व्यक्ति आय 1,80,000 रुपए है।
तो आप देखिए, जब उस समय 2014 के पहले की हम बात करें, जिस कर्मचारी की सैलरी 20,000 25,000 हुआ करती थी, आज 1 से 1.5 लाख रुपए सैलरी है, तो प्रति व्यक्ति आय नहीं ना पाएंगे आप। आज मंजरी जी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल क्रॉस करूंगी आपकी इस चीज को। प्रति व्यक्ति राम राज्य आ गया, राम राज्य आ गया। आज उस परिवार के पास जाकर अगर हम देखेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि प्रति व्यक्ति 1 लाख आय बिल्कुल भी नहीं है। मिडिल क्लास का व्यक्ति भी 30,000 रुपए महीने कमाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, इस बात में कोई दो राय नहीं। आयोग की रिपोर्ट, मेरी रिपोर्ट नहीं है, मैं अपनी बात नहीं। अरे रिपोर्ट तो आप बना ही ले, तो जिस तरह चाहो उस तरह रिपोर्ट बन जाएगी। पवन जी, आपकी बारी खत्म हो, मुझे बोलना, मैंने आप इतना जोर से चीख इसके बाद में आराम से। अच्छा, माफ करिएगा, नाराज मत होइए। और आपके नहीं, मैं नाराज नहीं हो रही हूँ पवन जी। नाराज होने से कमलनाथ भी पार्टी में शामिल हो गए थे, बीजेपी में नाराज भी कही है सब पवन जी। अभिनव जी कह रहे थे, क्योंकि अभिनव जी और पवन जी का स्वभाव थोड़ा एक सा है, तो मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो उसके भी क्षमा चाहती हूँ कि मैं आपको अभिनव जी प्रोनाउंस कर दी। तो मैं यही कह रही थी। दूसरी बात आप कह रहे थे कि ईवीएम के ऊपर आपने प्रश्न लगाए थे, तो ईवीएम तो देखिए, अगर आपने खुद ने जवाब दे दिया कि कर्नाटक में आपकी सरकार बन गई उसी ईवीएम से, तेलंगाना में आपकी सरकार बन गई उसी ईवीएम से, हिमाचल में सरकार बन गई उसी ईवीएम से। अब हम कह रहे हैं 400 पार, तो इसमें आपको पेट दर्द क्यों हो रहा है? आप कहिए ना, आप 400 पार नहीं कह सकते, आप 300 पार कहिए। ये तो बस आपका टारगेट है ही नहीं। आपने किया क्या है? देखिए, जनता का शोषण किया, जनता ने आपको घर बैठाने का काम किया है। इतने साल आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे मेघा जी। आप सोचिए, इस देश के अंदर इतने दशक कांग्रेस की सरकार ने एक छोटी सी जो चीज शौचालय, वो तो सरकार नहीं दे पाई थी महिलाओं के सम्मान में। निस्संदेह मंजरी जी, इस बात को पत्रकार भी कहता है कि विकास की राह पर भारतीय जनता पार्टी ने लगातार कार्य किया है। और सवाल जब उठता है कि बेरोजगारी का आलम क्या है, तो मैं भी इस बात पे लगातार कहती हूँ कि वाकई बेरोजगारी का आलम जो होना चाहिए था, मतलब उससे कहीं गुना बड़ा है। जो बेरोजगारी लोग हैं, जो आज सड़कों पर है, जो युवा, महंगाई का आलम वाकई है कि आज आम आदमी दाल जैसी चीज को लेने के लिए मजबूर है। ये सच्चाई है जीवन की। तो नीति आयोग की रिपोर्ट क्या कहती है? वो 2018 में आई थी, 17 से आई थी, लेकिन आज 2024 की अगर बात की जाए तो सच्चाई यही है। लेकिन फिर भी सवाल तो यही है कि कमलनाथ जी अब बीजेपी में जाएंगे या नहीं जाएंगे। कमलनाथ जी का कोई स्पष्टीकरण नहीं हुआ है। समय की अपनी सीमा है, 30 मिनट से बढ़ के 42 मिनट तक पहुंच गए हम लोग। तो पवन जी बस मेरा जी एक मिनट, पवन जी 12 मिनट और हो जाने दीजिए, समय की अपनी सीमा है। बस मुझे इतना बता दीजिए, आप जवाब देके जाइएगा, कमलनाथ जी क्या वाकई कांग्रेस के साथ खड़े हैं या भारतीय जनता में शामिल हो सकते हैं? सीधे शब्दों में जवाब दीजिए। मेरे को बोल रहे हैं? जी जी हाँ, कमलनाथ जी, मैंने पहले भी बोला, कमलनाथ जी कांग्रेस पार्टी के साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं कमलनाथ जी। वो तो हम पहले से बोल रहे हैं और अभी भी बोल रहे हैं, देख लीजिएगा हमारी बात सही होगी। मंजरी जी बोल रही दाल महंगी, उसमें मत जाइए। नकुलनाथ जी भी खड़े हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता ऐसा करते हैं, बोलते हैं पिताजी आप इधर हो जाइए, पुत्र को इधर कर देते हैं। दोनों पार्टी के मंत्री। ऐसा नहीं होगा। कमलनाथ जी विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सबका नेतृत्व कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पवन पटेल जी ने कह दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मंजरी जी, कमलनाथ जी बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, कांग्रेस पार्टी के साथ ही वो काम करेंगे। अब देखना होगा कि कमलनाथ जी कब ये बड़ा बयान देते हैं और कब आखिर वो कांग्रेस के साथ रहकर काम करेंगे या नहीं, इस पर अभी अटकलें लगी हुई है। अभी स्पष्टीकरण कमलनाथ जी ने भी नहीं दिया है। आप सब जो मेहमान जुड़े, आपने अपने विचार साझा करे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश।